अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस जो है वो खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है एज रिलेटेड ब्रेन एट्रोफी। हमारा हमारा बदन जो है वो एज के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ जो है आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो एक्टिविटी है वो कम करना शुरू कर देता है। इसको हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो हमारी स्किन पे तब्दीलियाँ आती हैं, जिससे कि पहचान होती है कि हम जो है हमारी एज जो है वो बतदरीज बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे अंदरूनी जितने भी अज़ा हैं, उसके अंदर भी जो है वो तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि पहले ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है या थकावट होने लगती है या साँस की तकलीफ़ जो है होने लगती है या डाइजेशन का मसला जो है होने लगता है या आप देखते हैं दाँतों की प्रॉब्लम जो है हो जाती है, बीनाई का मसला हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको हम कहते हैं एज चेंजेज़ जो कि अनअवॉइडेबल हैं और हम में से हर एक को इन तमाम रास्तों से जो है वो गुज़रना होता है। लेकिन अगर अंदरूनी अज़ा में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है उसको हम कहते हैं ब्रेन, और ब्रेन में अगर एज रिलेटेड चेंजेस या एट्रोफी होना शुरू हो जाए तो ये हमारी तमाम ज़िंदगी की कारकर्दगी को जो है वो मुतासर करता है। जिस तरीके से आप देखते हैं ये हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर को जो है मुतासर करता है, हमारी सोचने, समझने और लर्निंग की जो सलाहियत है उसको इफ़ेक्ट करता है। उसके साथ-साथ हमारे रोज़मर्रा के मामलात में जो है ये इंटरफेयर करना शुरू होता है, और अगर ये आहिस्ता-आहिस्ता एट्रोफी ज़्यादा हो जाए तो हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा जो है वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो ये एक मुसलसल एक बतदरीज अमल है जो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रूनुमा होता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन एट्रोफी। सबसे पहले इसको जो है हम देखते हैं क्लोज़ फैमिली मेंबर्स जो हैं इसको पिक करते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ को नहीं पता लगता। तो उसमें सबसे पहले पॉइंट्स ये होते हैं कि अक्सर वो अल्फ़ाज़ को या अल्फ़ाज़ का चुनाव गलत होता है, या वो अल्फ़ाज़ दूसरे अल्फ़ाज़ के साथ उसका रब्त बराबर नहीं रहता, या वो कोई चीज़ें रख कर भूल जाता है, या उसको नाम याद नहीं रहते, या बाज़ औक़ात वो घर का रास्ता भूल जाता है। तो ये तमाम अलामात जो हैं ऐसी हैं जो अलार्मिंग होती हैं, और यहाँ से जो है मरीज़ जो है हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और सबसे पहले जो तशख़ीस की जाती है वो उसका ब्रेन सीटी स्कैन कराया जाता है। और ब्रेन सीटी स्कैन पर अगर हमें एट्रोफिक चेंजेस, जिसे हम डीजेनरेटिव एट्रोफिक चेंजेस कहते हैं या सीनाइल ब्रेन एट्रोफिक चेंजेस कहते हैं, ये हमें वहाँ पे नज़र आ जाती हैं, तो हम इस पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, कुछ अदवायात हैं, और उसको ज़हनी तौर पर इंगेज रखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये तमाम अलामात हमें जो है वो सीटी स्कैन पर किस तरीके से हम इनको पिक कर सकेंगे, ताकि हमें कहाँ पे पता लगेगा, किस स्टेज पे पता लगेगा कि ये जो है वो सीनाइल ब्रेन एट्रोफी है। तो आइए सबसे पहले ये इमेजेस देखते हैं और उसके बाद में फिर आपको बाकी की तफसील जो है बताता हूँ। ये सीटी स्कैन ब्रेन है और ये ब्रेन के एक्सियल इमेजेस हैं, और इस एक्सियल इमेजेस पे आपको इंट्रा और एक्स्ट्रा सेरेब्रल स्पेसेस जो है वो इनलार्ज नज़र आएंगे, और इसको हम जो है ब्रेन एट्रोफी कहते हैं, या हम दिमाग का सिकुड़ जाना कहते हैं। और ये सीटी स्कैन पे हमें इस तरीके से नज़र आएंगे। आपने सीटी स्कैन पर देख लिया कि ये जो मख़सूस अलामात हैं जो सीटी स्कैन पे नमूदार होती हैं, हम उससे पिक करके हम लिखते हैं कि ये सीनाइल ब्रेन एट्रोफी है, जिसमें कि ब्रेन के अंदर थोड़ी-सी पानी की मिक़दार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब नाज़रीन, जिस तरीके से ये तो एक ऐसा मरहला है जो कि ये इनेविटेबल है और हम में से हर एक ने इस रास्ते पर से गुज़रना है, तो इस चीज़ को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इस चीज़ को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके प्रोसेस को जो है वो डिले किया जा सकता है, और इसकी डिले प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कहते हैं लाइफ़ मॉडिफ़िकेशन चेंजेस। जिस तरीके से आपने अपनी अगर डायबिटिक है तो आपने अपनी डायबिटिक को कंट्रोल करना है। जिस तरीके से अगर आप में हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल करना है। तो पहले तो आपने जो अंडरलाइन काज़ेज़ हैं इसको आपने कंट्रोल करना है, और उसके बाद जो है आपने अपने ज़हन को
एक्टिव रखने के लिए हर तरह का मेथड है वो अडॉप्ट करना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि आपने सबसे पहले नॉर्मल हेल्दी एटीट्यूड अडॉप्ट करना है कि आपने फैमिली के साथ, घर वालों के साथ और आप अपने तमाम कम्युनिटी के साथ आपका एक इंटरेक्शन हो। जितना आप इंटरेक्शन रखेंगे उतना आपका जहन इंगेज होगा। अगर आपने अपने जहन को इंगेज रखा तो ब्रेन एट्रोफी जो है वो कम होती है। दूसरे मरहले में मैं ये कहूँगा कि अपने जहन को कोशिश करें नई स्किल सीखने की आदत डालें। आप जहाँ पे भी जाएं कोई नई सी चीज़ सीखें ज़रूर, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, तो आप उसको सीखने की आदत डालें। तो जब इंसान का जहन सीख रहा होता है तो वो नए खुलिये जनरेट करता है और उसका जहन जो है वो मज़ीद आगे की तरफ ग्रोथ पकड़ता है। जब तीसरी बात है वो मैं ये कहूँगा कि जितने भी एजुकेटेड या पढ़े लिखे लोग हैं उनको चाहिए कि वो पढ़ने की आदत डालें। अगर आप अखबार पढ़ रहे हों या किताब पढ़ रहे हों या अगर आप कुरान का मुताला कर रहे हो तो आप तफसीर पढ़ना शुरू करें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पढ़ाई की तरफ अगर आप जाएंगी तो आपके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, जो खुलिये हैं, वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और आपकी जो जहन की एट्रोफी है वो उस प्रोसेस जो है वो डिले होगा और आप बड़ी अच्छे तरीके से जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म जो है वो कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपनी खुराक को इंतहाई तवज्जो दें। याद रखिएगा कि एक वक्त होता है कि खाना हम खाते हैं और हम डेवलप होते हैं और एक वक्त ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं वो हमें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा मरहला होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बड़े कम लोग इसको जो है वो जानते हैं और अगर जान भी जाएं तो समझने की कोशिश नहीं करते। तो अमूमन 40 साल के बाद आप अपनी खुराक को इंतहाई तवज्जो दें। आप वो खाएं जो आपकी बॉडी के लिए मुनासिब हो और आप इतना खाएं जितना आप उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये दो फार्मूले से जो है आपका जहन नहीं बल्कि बाकी तमाम आर्गन भी जो है बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ, आपकी जहन की नशोनुमा ठीक रहेगी और आप में जो ज़हनी बुढ़ापे के आसार हैं वो जो है कम ज़ाहिर होंगे। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप अपनी एरोबिक एक्सरसाइज को जो है वो ज़रूर आप सामने रखिए। मसलन सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो आपकी वॉक है। अगर आप बिल्कुल खामोशी से वॉक करें और आप दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आधा घंटा अगर आप रोज़ाना खामोशी से वॉक करें तो ये आपके जिस्म के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए और आपकी ज़हनी ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं रोज़ाना के काम कर रहा हूँ और मैं रोज़ाना चल रहा हूँ तो ये मेरी एक्सरसाइज़ है, नहीं, वो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज़ नहीं है। एक्सरसाइज़ वो एक्सरसाइज़ है जो कि आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर रिलैक्स तरीके से एक्सरसाइज़ करें तो उसको हम एक्सरसाइज़ का नाम देते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो जिम में एक्सरसाइज़ करते हैं, तो जिम में भी याद रखिएगा कि एक्सरसाइज़ करते हुए कुछ लोग जो हैं वो अपने जहन में अपने कानों में जो है वो म्यूज़िक लगाकर और अपने आप को, तो वो एक्सरसाइज़ उस चीज़ का नाम है जो आप कंसंट्रेट कर रहे हो, रिलैक्स करने के लिए कर रहे हो। तो आप अपने आप को एक ही एक्टिविटी में रखें और अपने आप को जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश करें, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा एक्सरसाइज़ में होगा। और उसके साथ साथ जो आखिरी बात है वो ये है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी जो है हमारे जिस्म का 70% हिस्सा जो है वो पानी पे है, तो इसलिए आप जितना पानी पिएंगे उतने आपकी बॉडी ग्रोथ, ज़हनी ग्रोथ, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपके गुर्दे जो हैं वो सही तरीके से फ़ाल सरअंजाम, उनके काम जो है वो फ़ाल रहेगा और वो एक्टिव रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, वरना आप मुझे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरी वीडियो देखते रहिएगा, किसी दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।